नमस् वन वन टू थ्री ओके एक्शन। नमस्कार, लॉ लर्निंग बेंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकैना ज़ैदी और हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लॉ लर्निंग बेंच के को-फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री मिथिलेश कुमार पांडे जी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय करा है। बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लॉयर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, जो ये सपना देख कर के इस चीज़ की शुरुआत करते हैं कि वहाँ हमें पहुँचना है और आपने भी ये सपना देखा एक वक़्त में, उसे फिर उस चीज़ को अचीव करा और उस सपने को जी रहे हैं। एक तरीके से आप लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को जी रहे हैं। उस सपने को कितना स्ट्रगल किया अचीव करने के लिए आपने? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए सुकैना जी, आपने बड़ा ही सही सवाल पूछा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इसके जवाब में कि क्या आपने कभी ऐसे आदमी को देखा है जिसकी दोनों टाँगें नहीं हैं और फिर भी वो 300 किलो का वज़न उठा रहा है? आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसके एक हाथ नहीं है फिर वो क्रिकेट खेल रहा है? वो अच्छा एथलीट है और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से वो इनाम ले रहा है? क्या आपने किसी ऐसे औरत के बारे में सुना है जिसके ट्रक के एक्सीडेंट में दोनों पैर कुचल गए हो और फिर भी वो गेम्स में, एशियन गेम्स में अपना नाम कमा रही हो? क्या किसी आपने ऐसे औरत के बारे में सुना हो? आपने बहुत बार सुना होगा जिसको जिसके साथ दरिंदगी की गई हो, ससुराल से निकाल दिया गया हो, हस्बैंड उसको छोड़ दिया हो, फिर भी एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन के उभरी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने सपने को दबने नहीं दिया। खूबी ये है कि हम अपने सपने को दबने नहीं दें। हमको एडवोकेसी में, खास करके एडवोकेसी स्किल्स में, हमको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और लॉ की क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेसी में या किसी भी लड़ाई में असली लड़ाई वो नहीं है कि हम अपने दुश्मन को हरा दें। अपने दुश्मन को हरा देने में ज्यादा खुशी हमें नहीं कभी महसूस हुई। जब मैंने एडवोकेसी स्किल शुरू किया तो मैं ये सोच के आया था कि जो बचपन में मैंने सपना देखा है, जिस मुकाम को प्राप्त करने के लिए मैंने पढ़ाई किया, उस मुकाम को प्राप्त करना है। मैंने अपने कभी सपने को मरने नहीं दिया और असली लड़ाई दुश्मन को हराने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर से आती हुई उस आवाज को हराने में है जो हमेशा हमसे कहती थी कि तुझसे यह ना हो सकेगा, हमेशा हमसे कहती थी कि तू सफल नहीं हो पाएगा। और हमेशा हमारे अंदर की एक आवाज और हमारे दोस्तों की आवाज, हमारे रिलेटिव की आवाज। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैं दिल्ली जब आया मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास ब्रीफकेस भी नहीं था। मैं एक छोटे से कपड़े के बने थैले में सामान लेके आया था और लोग कहते थे कि तू दिल्ली में फेल हो जाएगा, लोग कहते थे तू सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरे को उस आवाज को दबाना था जो लोगों के दिल से आ रही थी कि मैं हार जाऊंगा। उस आवाज को मैंने दबाया और जब निगेटिविटी की आवाज दबती है तो हर आदमी लड़ाई में जीत जाता है। तो मैं अपने अंदर की हार की आवाज को दबाना चाहता था। अपने जो हमारे करीबी थे, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ऊपर नहीं बन पा रहा था, उस कॉन्फिडेंस लेवल जो निगेटिव की तरफ जाता उसको हराना था। और हर आदमी जब उस लड़ाई में उस आवाज को हरा देगा ना तो वो जीत जाता है। सर, यही आपका कॉन्फिडेंस आज जो भी आपके चैनल को देखते हैं या जैसे मैंने भी आपकी काफ़ी वीडियोस देखी, मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन फील होता है देख कर के। वाक़ई में जब सब कुछ डाउन चल रहा हो तो तब आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं। सर, मेरा बिल्कुल। अगला सवाल ये है, जो आपने ये लर्निंग लॉ बेंच शुरू करा है, बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। हमने ये देखा है कि लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरिकल नॉलेज तो उन्हें हो जाती है जैसे-तैसे करके, लेकिन जो कोर्ट रूम में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, उसमें वो कहीं न कहीं लैक करते हैं या उसमें उनको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। तो उस गैप को आप किस तरीके से फिल कर पा रहे हैं? कैसे मदद हो पा रही है स्टूडेंट्स की? देखिए, जब मैंने ये लॉ लर्निंग बेंच की स्थापना की ना, उसके पहले मैं 4 साल 5 साल से रेगुलर मैं रिसर्च कर रहा था। जी। और सबसे पहले मैंने अपने ऊपर रिसर्च किया। जब मैं आया तो मेरे को दिल्ली की सड़कों का ज्ञान नहीं था। कहाँ सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ हाई कोर्ट है, कहाँ बाजार है, कहाँ मार्केट है, कहाँ क्लाइंट है, कहाँ लॉ की किताबें मिलती है, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ एनरोलमेंट होता है, कैसे बार काउंसिल जब मेंबर बनना है, कैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम में पास है। उस समय ऑल इंडिया बार का एग्जाम हालांकि नहीं था, लेकिन बार काउंसिल में कैसे जाना है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन कहाँ कहाँ है, कोर्ट्स कहाँ कहाँ है, ट्रिब्यूनल कहाँ कहाँ है।
तो आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक बार सवाल को दोबारा बताइएगा कि कैसे इस्टेब्लिश करना है। हाँ, सर थ्योरिकल नॉलेज तो हो जाती है हाँ, प्रैक्टिकल कोर्ट नॉलेज। रूम में जो तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लॉ लर्निंग बेंच प्राइवेट लिमिटेड बनाने से पहले हम लोगों ने एक अच्छा रिसर्च किया, हर वकील की समस्याओं को जाना और खास करके फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, और उनका समाधान जानना था। तो हमने सबसे पहले अप्रोच किया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी से, जो कि हमारे लॉ लर्निंग बेंच के एक फाउंडेशन, जो जब इसका फाउंडेशन हम बना रहे थे उस समय के वो मेंबर भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं और हमारे पैनल पर भी हैं। हमने 2 जजेस से मिले जो दोनों फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन जी, और एक और सुप्रीम कोर्ट के एक और जज से मिला, वो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, जस्टिस अजय रस्तोगी से मिले, और कई फर्स्ट जनरेशन जजेस से मिले। और फिर हमने वो सारा रिसर्च किया, उसको एनालाइज किया और वो फार्मूला बनाया कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हमने ये पाया कि आज बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं एडवोकेसी स्किल्स के लिए। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, कोई ड्राफ्टिंग सिखा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सिखा रहा है, कोई बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि हाउ यू कैन बिकम ए सॉलिसिटर, हाउ यू कैन बिकम ए आर्ग्यूइंग काउंसिल। वो बताते हैं कि आप लंदन में सॉलिसिटर बन जाइए, आप यूएस में प्रैक्टिस कीजिए, आप आर्बिट्रेशन सीखिए। तो मेरे को लगा कि जो आदमी अभी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लड़का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, जो दिल्ली के हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा है, उसको लंदन भेजने के लिए और ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस करने के सपने बेच के लोग 50,000 60,000 उससे फीस ले रहे हैं। तो हमने एक मिनिमम कॉस्ट, हमारा बहुत मिनिमम कॉस्ट है, हमने काफ़ी करके और हम ये लॉ लर्निंग बेंच में इन सारे चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। ये कैसे एडवोकेसी की वाकई में बढ़ाया जाए, ये हमारा कोई लॉयर नहीं बता रहा, हमारे ये फॉर्मर जजेस बताएंगे कैसे एडवोकेसी स्किल्स किया जाता है। हमारे जो बहुत ज़्यादा ही जो विद्वान सीनियर एडवोकेट हैं, जो ग्रेट जजेज हैं, वो सिखाएंगे एडवोकेसी स्किल्स। फिर लॉयर को प्रॉब्लम क्या आती है लाइफ में? पहली प्रॉब्लम है कि उसको पता नहीं है कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, और ड्राफ्ट कर लिया तो कहाँ फाइल करना है, फाइल कर लिया तो कोर्ट में पहले दिन क्या होता है, कोर्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, उसको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। अगर एक एडवोकेट के पास क्लाइंट हो, पैसे हो, तो किताब खरीद कर स्टडी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एक एडवोकेट के पास क्लाइंट ही नहीं है, और वो इंटर्नशिप के लिए टायर 1 टायर 2 लॉ फर्म ज्वाइन करता है, तो वहाँ वो ब्रीफिंग काउंसिल भी नहीं बन पाता है ठीक से, वहाँ एक वो पास ओवर लॉयर बन के बन जाता है। वो सीनियर के साथ कोर्ट में घूमता है, सीनियर बोलते हैं पास ओवर लेके आ, सीनियर बोलते चलो फाइल उठा के मेरे पीछे आ जाओ, सीनियर बोलते हैं इस पर टिकट लगा दो, सीनियर कहते हैं पेपर बुक बना लो। तो ये क्लरिकल नॉलेज भी उसको नहीं आ पाता है ठीक से, और उसके सपने उसके रोज रोज दम तोड़ते रहते हैं, और 2 महीने 3 महीने 2 साल 3 साल के बाद वो अपने आप को पाता है कि वो एडवोकेट भी नहीं बना और वो क्लर्क भी नहीं बना। तो मैंने ये लॉ लर्निंग बेंच में लेके आया। सर कुल मिलाकर के जैसे अभी आपने बात करी, जो सपने इतने बड़े बड़े बेचे जा रहे हैं, लेकिन वही जो लॉ लर्निंग बेंच है वो सपने बेचता नहीं है, उन सपनों को आप खुद कैसे? देखिए सीधी सी बात है, जी जब आप किसी लॉ फर्म में जाएगी सीखने के लिए, तो कोई भी सीनियर एडवोकेट आपको ये बहुत मैं ये अंडरलाइन करने वाला मैं बात बता रहा हूँ कि आप किसी भी लॉ फर्म में जाए सीखने के लिए, कोई भी सीनियर एडवोकेट आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या वो कर रहा है, उससे आप कितना सीखेंगे। क्योंकि जैसे कि हर बीमार की अलग अलग कोई बीमार आदमी है, हर पेशेंट की अलग अलग तकलीफें हैं, किसी को सर दर्द है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है। तो एक डॉक्टर के पास जाके आप सबकी इलाज नहीं सीख सकते। उस तरह हर एडवोकेट का अलग अलग समस्या है, किसी को रहने का मकान नहीं है, किसी को लाइब्रेरी में जाने की सुविधा नहीं है, किसी को क्रिमिनल लॉयर बनना है, किसी को सिविल लॉयर बनना है, किसी को ब्रीफिंग लॉयर बनना है, किसी को आर्गुइंग काउंसिल बनना है, किसी को ड्राफ्टिंग नहीं आता है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, और किसी की इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है लेकिन ड्राफ्टिंग स्किल कमजोर है, किसी को कोर्ट में जाकर बोलने नहीं आता है, किसी को बिजनेस नहीं करने आता है, लॉ फर्म कैसे बनता है किसी को ये नहीं पता है, लॉ फर्म बना लिया तो उसको मैनेजमेंट कैसे करना है किसी को ये नहीं पता है, केस कैसे हैंडल करना है किसी को ये नहीं पता है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये नहीं पता है, क्लाइंट मिल गया तो हैंडल कैसे करना है ये नहीं पता है, फिर अगर क्लाइंट भी मिल गया हैंडल भी कर लिया तो केस को आगे कैसे बढ़ना है, केस को मैनेज कैसे करना है, मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। तो अलग अलग हर एडवोकेट की अलग अलग समस्याएं हैं। अभी मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे लोग वेबिनार करते हैं, तो एक वेबिनार करने से आप वहाँ एक आपको व्यू मिलेगा कि ये चीजें है, तो अलग अलग
एडवोकेट्स की, फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर हैं, जो युवा लॉयर हैं, जो यंग एडवोकेट हैं, हर यंग एडवोकेट की अलग अलग समस्याएं हैं। तो उस अलग अलग समस्याओं को एक लॉ फर्म कैसे दूर कर सकता है? किसी की प्रॉब्लम कुछ है, किसी की प्रॉब्लम कुछ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ अलग अलग मेंटर हैं, हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, वेबिनार में भी करते हैं और अपने ऑफिस में बुला के भी उनको करते हैं, उनसे सोलो 1-to-1 उनको हम ऑनलाइन उनकी समस्याओं को सुनते हैं और वैसा ही उनको फ्रेमवर्क देते हैं। अगर किसी एडवोकेट को ड्राफ्टिंग अच्छा आता है तो हम उसको ड्राफ्टिंग पे कंसंट्रेट न करके हम उसको आर्गुमेंट सिखाते हैं, एडवोकेसी स्किल सिखाते हैं। एडवोकेसी स्किल सिखा अगर उसको आता है, क्लाइंट नहीं है तो हाउ टू जनरेट क्लाइंट, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्योंकि एडवोकेसी में क्या होता है कि एडवोकेट एक्ट में आप अपना प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो बिना प्रचार किए आप कैसे वो नाम कमा सकते हैं कि लोग आपका नाम सुन के आपके पास आए। तो हर एडवोकेट की अलग अलग समस्याओं को हम कैटेगराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि आपको, उनको हम एनालाइज करते हैं कि स्केल बनाते हैं कि आप A, B, C, D, A1, A2, A3 किस स्केल में आते हैं, जिस स्केल में वो फिट बैठते हैं उतना ही हम उनको सिखाते हैं। इसके लिए हमने ब्रिटिश काउंसिल से भी हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, फिर कई संस्थाओं से हमने टाइप किया है, कई हमने लॉ फर्म में टाइप किया जहाँ इंटर्नशिप सीख सके, उनको नौकरी मिल सके। इसके लिए हमने कई NBFC वगैरह से मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी से, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से हम बात कर जहाँ उनको हम प्लेसमेंट दे सकें, और लॉ फर्म से बात कर रहे हैं। इन हाउस काउंसिल बहुत कंपनियां रखती हैं, उनसे हम बात करके वहाँ उनको प्लेसमेंट का सोच रहे हैं। तो हर लोगों के लिए हमने अलग अलग कोर्स डिजाइन किया है, कोई एक कोर्स नहीं है कि हमने आर्बिट्रेशन पे एक वेबिनार कर दिया सब कुछ सीख गए, ऐसा नहीं है। वो हम अलग अलग एडवोकेट्स के लिए अलग अलग कर रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, क्योंकि आपके टाइम में इस तरीके का रोड मैप कोई देता नहीं था। आपने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा दिया है ये सारी चीजें देखने में, करने में, अचीव करने में, लेकिन आपने जो आसानियां करी हैं बच्चों के लिए वो वाकई में काबिले तारीफ है। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा, जो आम जनता को काफी ये शिकायत रहती है कि कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए सालों सालों लग जाते हैं, बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो बीइंग अ एडवोकेट आपका इस पे क्या मानना है कि क्या इसमें थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है? देखिए, वो चेंजेस तो सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और सरकार के लेवल पे लिया जा चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं वुमेन लॉ के लिए, वुमेन का हरासमेंट होता है तो महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है। कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए मेडिएशन बिल आ गया है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है उसके अनुसार आर्बिट्रेशन होने लगे हैं। फिर उसके बाद काउंसिलेशन का भी एक अलग से सिस्टम आ गया है, मेडिएशन का भी आ गया है। तो सिस्टम तो फास्ट हो गया है। तो अब आज के जो युवा एडवोकेट हैं उनको आर्बिट्रेशन भी सीखना चाहिए, मेडिएशन भी सीखना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ADR बोलते हैं, और जब ऑनलाइन इसको करते हैं तो ODR बोलते हैं। इसके लिए भी कई मैकेनिज्म आ गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप खाना खाते हो ना, और खाना खाने के बाद जब खाना खत्म करते हो तो जूठी थाली बड़ी गंदी लगती है। जूठी थाली आदमी खाने के बाद ही टेबल से हटा देता है, क्योंकि वहां वो जूठन दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाने की उपयोगिता खत्म हो गई है, आपका पेट भर गया है। पेट भर गया इसलिए वो खाने की जो थाली है वो जूठी थाली गंदी लगने लगती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपका क्लाइंट का काम होता है तो एडवोकेट की रिलेवेंसी कम होने लगती है। अगर क्लाइंट का काम देर से होगा तो उसको एडवोकेट इरिटेट करेगा, उसकी सलाह इरिटेट करने लगेगी, तो उसको इजीली मतलब उसका डिस्पोजल जल्दी करना है केस को। तो क्लाइंट की बातों को समझना है और अपनी रिलेवेंसी बनाए रखना है। क्योंकि जो भी फाइल आपके पास आता है, एवरी फाइल ऑफ द क्लाइंट फॉर द एडवोकेट इज लाइक ए बेबी, लाइक ए गॉड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइल। तो हमको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, इससे ज्यादा जरूरी है हमको अपनी रिलेवेंसी बनाए रखनी है क्लाइंट के सामने, हमेशा हम रिलेवेंट लगे, नहीं तो वो हमको क्लाइंट इमीडिएट अपने दिमाग से हमको डिलीट कर देगा। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। जी सर, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड करे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल सर ये रहेगा कि जो आम जनता है उसके लिए लॉ और कानून को समझना, वो जो लैंग्वेज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई लोग समझना चाहते हैं बट समझ नहीं पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या आप मानते हैं कि इस चीज को सिंपली करके लोगों को समझाना, बेटर कम्युनिकेशन करना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू सेटिस्फाइड आवरसेल्फ, देन वी कैन सेटिस्फाइड एनीवन। अगर हम एक बार खुद अपने आप को अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड कर पाए,
जैसे कि यंग एडवोकेट में बोलूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो लीगल टर्म्स है उनको समझे। जैसे कि जजमेंट किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, वर्डिक्ट किसको कहते हैं। वर्डिक्ट क्या है? एक फाइनल जजमेंट है जो प्रूव करता है कि ये आदमी गिल्टी है और ये आदमी इनोसेंट है, उसको वर्डिक्ट करते हैं। उसे डिग्री क्या है, जजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, डेली ऑर्डर क्या है, प्लेंट क्या है, प्लेंटिव में और डिफेंडेंट में, रेस्पोंडेंट में और अप्लीकेंट में एक्चुअल क्या डिफरेंस है, अपील में और फर्स्ट रेगुलर अपील। एक अपील होता है, एक होता है रेगुलर फर्स्ट अपील, आरएफए। इन दोनों में क्या अंतर है? ये टर्म जब वकील अच्छे से समझेगा तभी अपने क्लाइंट को ठीक से समझा पाएगा। और वकील को थोड़ा लचीला होना चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा, इसको अंडरलाइन कीजिए आप, कि वकील को थोड़ा सा लचीला होना चाहिए अपने आप पे। उसको क्लाइंट की बातों को समझ के रिजिड नहीं होना चाहिए। आप कहीं एडवोकेट के पास जाएंगे अगर बेल के लिए, अगर कहता है जी मैं आपका बेल करा दूंगा, गारंटी है, वो जब तक बेल उसकी कैंसिल ना हो जाए वो मानता ही नहीं है कि बेल होगा या नहीं होगा। वो बिल्कुल गारंटी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन द जुडिशियल माइंड ऑफ द कोर्ट। एक एडवोकेट सिर्फ मेहनत कर सकता है। अब देखिए, मैं आपको महाभारत का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन का फंडा बड़ा क्लियर था। दुर्योधन का माइंड सेटअप उसका बन चुका था कि मेरे को 1 इंच सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देना है। जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दुर्योधन का फंडा एकदम क्लियर था कि लड़ाई हो चाहे सारे मर जाएं जी जाएं, हमें सुई की नोक की बराबर भी जमीन पांडव को नहीं देनी है और लड़ाई लड़ना है। और युद्ध के मैदान में चाहे सामने अर्जुन आ जाए, भीष्म पितामह आ जाए, हमारे भाई बंधु सखा आ जाए, सबको मार देना है। और वो बिल्कुल रिजिड था अपने डिसीजन पे। लेकिन अर्जुन कंफ्यूज थे। अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में गए तभी कंफ्यूज थे। जब उन्होंने हाथ में अपना गांडीव अस्त्र उठाया अर्जुन ने, फिर भी उनको पता नहीं था कि लड़ाई लड़नी है या लड़ाई छोड़नी है। वहां कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है कि सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं, सामने मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरे तात खड़े हैं, मेरा बड़ा भाई दुर्योधन खड़ा है, मैं इनको नहीं मार सकता। तो अर्जुन कंफ्यूज था। उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। और जहां जहां अर्जुन को डाउट होता था वो अपने सीनियर से एडवाइस लेता था कृष्ण भगवान से, और वैसा ही वो युद्ध करता था। इसीलिए युद्ध में अर्जुन की जीत हुई और पांडव की युद्ध में अर्जुन जीत गया, मतलब पांडव जीत गया और कौरवों की हार हुई। कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण की पूरी पूरी सेना, चतुरंगनी सेना कौरवों के साथ थी। महाबली कर्ण भी कौरवों के साथ था, बट वो रिजिड थे कि हमें लड़ना है, हमें मारना है। तो इतना ज्यादा विल पावर जरूरी है, लेकिन विल पावर में एक बैलेंस होना चाहिए। महाभारत युद्ध से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमेशा किसी भी लड़ाई में एक मेंटर होना चाहिए, एक सीनियर होना चाहिए, जिससे सलाह करके अपनी हम रणनीतियां बदलते रहें, और तभी आप युद्ध जीत पाएंगे। एडवोकेसी स्किल्स भी एक युद्ध है, और महाभारत का युद्ध ही समझिए, क्योंकि एक तरफ आपके एडवोकेट और पूरी लॉबी होती है, दूसरी तरफ अपोजिट पार्टी के सारे एडवोकेट होते हैं, और सामने होते हैं जज साहब जो फैसला करते हैं। तो आपको एडवोकेसी स्किल्स में जब आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, हाउ टू विन द केस, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, जब आप बुलेट पॉइंट तैयार करते हैं कि कौन सा आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, जज की क्वाइल, तो इसमें आप अपने सीनियर की सलाह लीजिए, केस लॉ पढ़िए, पुराने जजमेंट पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए। ये है एडवोकेसी स्किल्स। तो हमें महाभारत से शिक्षा मिलती है कि हमको अपनी रणनीति में सामने वाले की रणनीति को देखते हुए हमेशा बदलाव करके जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल ये है, जो नए लॉयर्स आ रहे हैं, एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर और सबसे बड़ा चिंता का वो रहता है, वो ये है कि क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीते। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज, कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन? देखिए, मैंने देखा है अपने 25 साल के एडवोकेसी के कैरियर में कि लीगल इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, शेयर इंडस्ट्री है, शेयर बाजार का, और वैसे ही लीगल इंडस्ट्री है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे मेरी बातें ज्यादा क्लियर हो। आपने कहीं मछली को देखा है? जब मछली को मछेरा जब
जब मछुआरा जाल फेंकता है ना पानी में, और जब मछली को जाल में निकालता है, तो मछली को लगता है कि मछली तड़पती है किसके लिए? पानी के लिए। जब मछली को पानी से बाहर मछुआरा निकालता है जाल फंसा के, तो मछली तड़पती है पानी के लिए, लेकिन पानी कभी नहीं तड़पता है मछली के लिए। वो पानी जाल से बाहर बूंद बूंद करके चू जाता है, पानी में वो तड़प नहीं होती है उस मछली के लिए जो मछली में होता है उस पानी के लिए। क्योंकि मछली समझती है कि पानी ही मेरा देश है, लेकिन वो अपने देश को ठीक से समझ नहीं पाई है। पानी ने कभी नहीं समझा कि मछली मेरी नागरिक है, और उसको वो क्या कहते हैं, पानी तो इमीडिएट उसका साथ छोड़ देता है। जब जाल बाहर निकलता है तो सारा पानी नीचे चू जाता है। पानी समझती है, मछली समझती है कि पानी ही मेरा देश है, क्योंकि वो उस दुनिया को ठीक से मछली समझ नहीं पाई। एक मगरमच्छ भी होता है पानी में, मेढक भी होता है पानी में, लेकिन ये जीव पानी में भी जीते हैं क्योंकि उन्होंने पानी को समझ लिया है, और कभी कभी पानी से बाहर आके जमीन पे भी कुछ सांसें ले लेते हैं। तो हमें इस लीगल इंडस्ट्री को समझना होगा। अगर लीगल इंडस्ट्री में हम ठीक से नहीं सरवाइव करेंगे, ये लड़ाई है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नहीं तो ये लीगल इंडस्ट्री हमें आउट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन काउंसिल, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सरवाइव करने के लिए उनकी बारीकियां समझनी होगी। ये इतना आसान नहीं है। आप देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई में जितनी ट्रेनें जाती है, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, कर्नाटका से, हजारों लोग हीरो बन के जाते हैं, और सब लोग एक टीवी कलाकार भी नहीं बन पाते हैं, वापस आ जाते हैं। वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के जो यंग जनरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट आता है यहाँ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्री यहाँ बड़ी है, यहाँ कोर्ट्स ज्यादा है, यहाँ हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बीआरटी भी है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी है, एप्लीट अथॉरिटी भी है, एयरपोर्ट ट्रिब्यूनल है, कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रेलवे का ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रिब्यूनल है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, और तमाम तरह के आर्बिट्रेशन का यहाँ अलग अलग सेंटर है। तो इसको समझना पड़ेगा हमको, इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर करते हैं, इसकी बारीकियां कैसे समझेंगे आप। ये बिना समझे अगर आप तालाब में कूद जाएंगे तो जीत तो सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करने की मादा आपके अंदर होनी चाहिए। तो सर, ऐसे किसी को अपना पहला केस लेने के लिए भी स्ट्रगल है, उसको समझना, उसका ट्रस्ट गेन करना। ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है कि क्लाइंट, अगर आप अच्छे एडवोकेट हैं, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, स्किल्स अच्छा है, और क्लाइंट से बातों बातों में, पहली बात है क्लाइंट कहाँ मिलेगा? क्लाइंट ही नहीं मिलेगा कि यंग लॉयर को ज्यादा, और क्लाइंट ही मिलेगा तो टूटा फूटा क्लाइंट मिलेगा। छोटे मोटे केस हैं, साइकिल की चोरी हो गई है, पंचर हो गया है, इसने हमको थप्पड़ मार दिया है, तलाक का कोई छोटा मोटा केस है, इसमें आपको क्या ही फीस मिल जाएगा। और अगर आपने अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर भी दिया अपने एडवोकेसी स्किल से, तो फिर क्लाइंट आपको फीस कैसे देगा? अगर आप एक स्ट्रगलर हैं और आपने फीस मांग दिया 50,000, और आपके सर के नीचे 5,000 का जूता भी नहीं है, आपके पैर के नीचे, पैर के नीचे जूता भी नहीं है बढ़िया, आपके बैठने के लिए अच्छी कुर्सी नहीं है, अच्छा चेम्बर नहीं है, सर के ऊपर अच्छी छत नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आप बसों में चल रहे हैं या मेट्रो में चल रहे हैं, अपने क्लाइंट से 50,000 मांगे, क्लाइंट का फेथ ही नहीं हुआ 50,000 देने का। वो सोचेगा कि ये वकील साहब अगर 50,000 लेके भाग गए तो ये पहली लड़ाई छोड़ के दूसरी लड़ाई में वकील से कहाँ लड़ूंगा, तो आपको बढ़िया फीस नहीं देगा। उसका फेथ लेवल अगर नॉलेज में बन भी जाता है तो फिर आपकी स्टेबिलिटी पे उसको डाउट होती है, वो छोटे छोटे फीस देगा। तो फेथ लेवल के लिए आपको अपना, पहले आपको क्या करना चाहिए वही मैं सिखाऊंगा लॉ लर्निंग बेंच में, कि कैसे आप फेथ लेवल डेवलप करें कि आप 10 लाख भी फीस मांगे तो क्लाइंट आपको दे दे। इसी को कहते हैं आर्ट हाउ टू हैंडल द क्लाइंट, आर्ट ऑफ हैंडलिंग द क्लाइंट। पहला क्या है कि क्लाइंट कैसे लाएंगे, दूसरा क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, तीसरा क्लाइंट को कैसे हैंडल करेंगे, और वो कौन सा मंत्र है जिसको बोलने से क्लाइंट का पैसा उसकी जेब से निकल के एक एडवोकेट की जेब में आ जाए। ये एक टेक्निक है कि क्लाइंट का पैसा क्लाइंट की जेब से निकल के एडवोकेट के बैंक अकाउंट में चला जाए और क्लाइंट मुस्कुरा के थैंक यू बोले। आप जब जाइए टायर 1, टायर 2, टायर 3, जो बड़े बड़े एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, वो कभी फीस मांगते नहीं है, वो लेते भी नहीं है। उनका क्लर्क तय करता है कि वकील साहब की फीस है 30 लाख रुपए पर अपीयरेंस, और वो चेक से पेमेंट लेते हैं, वो कैश नहीं लेते हैं, अपने आप। तो चेक से देते हैं तो क्लाइंट को विश्वास है कि हमने पेमेंट चेक से दिया है, उसका एक बैंक अकाउंट है, उसका एक टर्नओवर है, ये चीजें है। मैं यही जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कि
जो छोटे एडवोकेट हैं, मैंने बहुत अच्छे से एडवोकेट को देखा है जिनका बहुत नॉलेज है, और वो छोटे से एक शहर से आए हैं। वो बिहार में पटना से, बेगूसराय से, पंजाब में मोगा से, और कर्नाटका के छोटे जिले से आए हैं, महाराष्ट्र के छोटे जिले से आए हैं। अच्छा नॉलेज है। वो नॉन एनएलयू है, जबकि एनएलयू जरूरी नहीं है, नॉन एनएलयू भी मैंने बड़े बड़े विद्वान एडवोकेटों को देखे हैं जो 2 साल 3 साल के प्रैक्टिस में अच्छा नॉलेज गेन कर लिए हैं, लेकिन क्लाइंट का फेट नहीं आ पाता है। आपको लगता है कोई 3 साल का एडवोकेट अगर रोड पे खड़ा होके या लाइब्रेरी में बैठ के बड़े बड़े जो अंबानी है, टाटा है, बिरला है और अडानी है, ऐसे क्लाइंटों को मीटिंग करके डील कर सकता है? वो पूछे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 2-2 हजार पेज की फाइलें हैं, कौन पढ़ेगा, कहाँ रखोगे इसको फाइल को? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, कैसे क्लाइंट के दिमाग में फेथ लेवल डेवलप करना है, ये सिखाना है। और एक प्रॉब्लम और है मैडम, जो युवा एडवोकेट है ना, वो खुद ही क्लाइंट ढूंढता है, खुद ही ड्राफ्टिंग करता है, खुद ही टिकट साटता है, खुद ही जाके फाइलिंग करता है, खुद ही आर्गुमेंट करता है, और सारा काम खुद ही करता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा लंबी की रेस का घोड़ा नहीं बन पाता है। उसको पता ही नहीं चलता है। कभी रजनीकांत जैसा करता है, इस छत से कूद के उस छत पे जाएगा, यहाँ से कूद के उस छत पे जाएगा, वो ड्राफ्टिंग में कर, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नजर आएगा, कभी सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा, कभी वो हाई कोर्ट में आपको चाय पीते हुए मिल जाएगा, कभी तहसील में आपको समोसे खाते हुए मिल जाएगा, अचानक वो ब्रिटिश कोर्ट की बात करेगा, अचानक वो बड़े बड़े सेमिनार में भाग लेगा, फिर रात को वेबिनार अटेंड करेगा। वो रजनीकांत जैसा कूदता रहेगा, उसको पता ही नहीं जीवन में करना क्या है, जहां 2 पैसे मिलेंगे वहीं भागेगा। और सर ये जो दिक्कत है ये बहुत सारे लोगों के साथ है, मतलब एक अच्छा खासा लोगों का अमाउंट है जो इस दलदल में फंस रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें अचीव क्या करना है, इसी भंवर में वो रह जाते उनको हैं। ये तो पता है चीफ क्या करना है, उनको पता है वो पैसे कमाने हैं, जी, उनका एक फंडा क्लियर है, पैसे कमाने। अब पैसे कैसे कमाने हैं और कितने कमाने हैं, पैसे कमाने की तो लिमिट उनके दिमाग में जितने मिल जाए उतना ले लेंगे, लेकिन कैसे कमाने हैं? अब वो करते क्या है कि 500 रुपया ले लेते हैं सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए। तो लोग सोचता है यार जो सर्टिफाइड कॉपी निकालने वाला लॉयर है 500 में मिलता है। अगले दिन उसके पास कोई आता है कमर्शियल मैटर 25 करोड़ का, उस पर आर्गुमेंट करता होता है वो 25 करोड़ का मैटर है, अरे वो फीस मांगता है 2 करोड़, बोलता है यार कल तो 500 में सर्टिफाइड कॉपी निकाल रहा था। उससे वो अपने लाइफ को, कैरियर को एक शेप नहीं दे पाता है। और लाइफ में एक इमेज तो होनी जरूरी है। जैसे देखिए, मैं फिर एक महाभारत का प्रसंग बताता हूँ। अब महाभारत में क्या था कि कर्ण का एक इमेज था, एक महाभारत में किरदार है कर्ण। कर्ण का अपना एक इमेज था कि वो दानी है, और इतना बड़ा दानी था कि जब कर्ण मर गया, मरने के बाद वो मृत्यु के बहुत करीब था, और उसका मशहूर किस चीज था कि वो दानी है। तब भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षु के भेष में, साधु के भेष में मरते हुए कर्ण के पास गए और बोले कि मुझे कुछ दान दे दो। उसके पास तीर धनुष भी नहीं था, उसके पास सोने चांदी भी नहीं थे, वो अंतिम सांसें ले रहा था कर्ण, लेकिन उसने निराश नहीं किया उस भिक्षुक को। उसने सामने रखे हुए पत्थर पे अपना सर उठाया, उसके 2 दांत थे सोने के, कर्ण के 2 दांत सोने के थे, उसपे सोना चढ़ाया हुआ था, दांत तो ओरिजिनल था, उसपे सोना चढ़ाया हुआ था। उसने पत्थर में अपना सर दे मारा कि सोने के दांत तोड़ दूं और वही भिक्षुक को दान दे दूं। तो भगवान ने फिर अपना जब सर पटका तो कोमल हाथ आ गया भगवान का, सर नहीं उठा, सब भगवान अपने मूल रूप में आ गए। अब बोले मैं तुमको परीक्षा ले रहा था कि तुम आज भी दान कर सकते हो कि नहीं। उसका इमेज था दान करने वाला। मैं इमेज की बात कर रहा हूँ। एडवोकेट को अपना इमेज क्लियर करना होगा कि अगर मैं पैसा लूंगा तो मैं काम करूंगा, पैसा लेकर मैं भागूंगा नहीं, आपके फीस से मैं न्याय करूंगा और अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ये इमेज उसको डेवलप करनी होगी। ये आप जब हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको कई कैरेक्टर मिल जाएंगे कि हर कैरेक्टर का एक अपना इमेज है। तो एडवोकेट को भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। इसके लिए मैं फिर बता रहा हूं कि लॉ लर्निंग बेंच एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अलग से 1 हफ्ते का कोर्स चलाता है, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं। पहले उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, इस वकील में एक्चुअल क्या कमी है, जो कमी है उसी कमी पे हम फोकस करते हैं। फिर उसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, उसको इंग्लिश बोलने का तरीका सिखाते हैं, कोर्ट में कब बोलना और कब चुप रहना ये सिखाते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ही, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। मैं एक और आपको उदाहरण बताता हूँ।
सपोज कीजिए आप मैडम किसी के शादी में गई है जी। और शादी में आप बिना खाना खाए आप उठ के चल दिए, तो जो जो आपका आप गेस्ट बने गई हैं, लेकिन होस्ट आपकी चिंता नहीं करेगी, 20 लोग शादी में आए हैं और चले गए बिना खाए, क्योंकि आपकी कोई इमेज नहीं है। लेकिन उसी शादी में अगर उस स्टेट का मुख्यमंत्री आया है, या उसी शादी में अमित शाह गृह मंत्री आए हैं, अगर वो आए और बिना नाश्ता किए जाने लगे तो पूरा का पूरा परिवार उनके पीछे दौड़ेगा कि आइए खा लीजिए, आइए खा लीजिए, आइए खा लीजिए, क्योंकि उनकी इमेज है, उनके जाने से कमी महसूस होती है, लगता है कोई गैप आ गया। तो इस चीज को हमको देखना होगा और उस पर वर्किंग करना होगा। तो मतलब क्यों? क्योंकि एक जज अगर उठ के चला जाता है, अगर कोई मीटिंग हो रही है वकीलों की, जजों की, जज उठ के चला गया तो लोग देखेंगे पलट के जज साहब कहाँ चले गए। लेकिन एक छोटा वकील उठ के चला जाएगा तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि जज की ऐसी पर्सनालिटी है। ऐसे बहुत सारे एडवोकेट हैं, जैसे राम जेठमलानी जी थे, अब नहीं रहे हमारे बीच में। फलियस नरिमन साहब थे, सी के दफ्तरी हैं, ऐसे तमाम बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट हैं जो कि एक पर्सनालिटी थे। वो जहाँ खड़े होते थे वहाँ मजमा लगता था वकीलों का। तो चलो उतने बड़े नहीं बनते हो, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी होगी जिससे क्लाइंट आप पे फेथ करे और जज आपकी बातों पे फेथ करे, कोर्ट आप पे फेथ करे और आपके आसपास एक पॉजिटिव एक ऑरा बना हो। कुल मिलाकर के आपको अपनी इमेज ऐसी बनानी है कि आपको क्लाइंट के लिए ढूंढना ना पड़े, क्लाइंट आपको ढूंढता नहीं, हुआ आए। दोनों है कि आप भी क्लाइंट को तो एडवोकेट ढूंढ नहीं सकता है, एडवोकेट एक्ट का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट गलती से उसके पास आ गया तो फिर वो केस दे के ही जाए, और जब वापस जाए तो कम से कम 10 क्लाइंट लेके आए। एक क्लाइंट को 10 क्लाइंट में तब्दील कैसे किया जाता है ये मैं बताऊंगा लॉ लर्निंग बेंच में। लॉ लर्निंग बेंच में जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसी बारीकियां बताएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सर, अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस है, तो जो आपने इतना टाइम लगा करके चीजें सीखी हैं, आप वही चीजें कितनी आसानी से आप पेश करेंगे उनके सामने, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे आपने इतना वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करा है, एक अच्छा खासा उम्र का हिस्सा आपने इसको दिया है, कोई ऐसा केस आपके सामने आया जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया हो, या कुछ ऐसा हादसा हुआ उस केस के बाद कि जिसने आपको एक नई राह दिखाई हो या मेमोरेबल बन गया हो, कोई ऐसा केस इस पूरे सफर में? देखिए, मैं केस का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल में 2 केसों की चर्चा करता हूँ। जी। जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो शुरुआती दिन था प्रैक्टिस का, जी। और बोफोर्स घोटाला का केस चल रहा था, बोफोर्स स्कैम का। जी। इसमें बहुत बड़े बड़े एडवोकेट आर्गुमेंट कर रहे थे, और जो हिंदुजा बंधु थे उनके पासपोर्ट वीजा शायद जब्त हो गया था। वो मेरे वकालत का दूसरा या तीसरा दिन था, 3-4 दिन था। मैं मतलब मैं अभी ठीक से मैं वकालत किया नहीं था, और मैं नया नया ही दिल्ली आया था उन दिनों, हमें ठीक से डेट और सन तो नहीं याद है। बट एक हमारे एक छोटे से पार्ट टाइम के लिए एक सीनियर हुआ करते थे, क्योंकि मैं कहीं हमारे पास कोई नाम नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, मैंने इंटर्नशिप कहीं किया नहीं। मैं अकेले ही कोर्ट में बैठ के कोर्ट को ऑब्जर्व करता था। वकील कहीं चाय पिए तो मैं उनको सुनता था कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने सीखा क्लर्कों से। जब क्लर्क फाइलिंग करते थे, जाते थे काउंटर पे, तो आपस में अपनी समस्याओं के लिए वो चर्चा करते थे। एक बोलता था कि यार मेरे पास साइकिल पंचर हो गया है, घर में साइकिल है नहीं, और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता, बस के भाड़े नहीं है। और दूसरा क्लर्क बोलता था कि यार मैं टिफिन नहीं लाया, घर में राशन नहीं था, पैसे कम थे, या तो राशन लेता या कोर्ट आता, आज फाइलिंग कर देंगे तो वकील साहब 10-20 रुपया मिल जाएगी। तो मेरे को लगा था इतनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए ये बेवकूफ़ है क्या कि दिल्ली आ गए हैं, ये तो घर पे ही इतना गरीबी में क्यों काम करना है। फिर मैं एडवोकेट के पास खड़ा होता था, तो एडवोकेट आपस में चर्चा करते, ये क्लाइंट से मैंने ऐसे पैसा ले लिया, ये क्लाइंट से ऐसे पैसा ले लिया। फिर बोल रहा है क्लाइंट दोबारा लौट के नहीं आया, कोई बोल रहा है लौट के आ गया, मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तो उनसे मैं सीखता था, फिर मैं कोर्ट में बैठ कर सीखता था। और जब थक जाता था तो हवा लेने के लिए या एसी में बैठने के चक्कर में मैं जाके कोर्ट रूम में बैठता था। तो एक वहाँ एसी लगा होता था, और दूसरा वहाँ सीखता भी था, जो जज साहब किसी को डांटते थे, किसी की तारीफ करते थे। तो उसी में क्या हुआ कि एक वकील ने बोला यार कि उस समय मोबाइल होता नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था, पेजर भी नहीं आया था। तो वो बोले कि यार मैं तुमको 5 रुपया दूंगा, तुम कोर्ट में बैठ के ऑब्जर्व करो, मेरा 38 नंबर का मुकदमा है, और आएगा तो दौड़ के आके बुला लेना, मैं लंच कर रहा हूँ।
तो हमने बोला 5 रुपया देंगे, तो उस समय बस का किराया हमारा 80 पैसा या 60 पैसा था। तो चलो बस का किराया निकल जाएगा और 3-4 रुपया बच भी जाएंगे। अब एक आर्गुमेंट चला था वही बोफोर्स का। आर्गुमेंट ये हो रहा था कि उनकी पासपोर्ट वीजा रिलीज की जाए, ताकि जो हिंदुजा बंधु हैं इनके पूरे कारोबार बाहर फैले हुए हैं। ऐसा ही कुछ मामला था, बहुत पुराना मामला है। तो इनकी पासपोर्ट वीजा रिलीज किया जाए, इनको बाहर जाने की परमिशन दिया जाए। कोर्ट बोला कि नहीं, करोड़ों का घोटाला है, शायद 64 करोड़ या कितना था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। बहुत बड़ा स्कैम था बोफोर्स का, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था। एलिगेशन लगाने वाले शायद पूर्व प्रधानमंत्री थे। कोर्ट उनको पॉलिटिकल जैसा मामला हो रहा था, कोर्ट उनको परमिशन नहीं दे रही थी बाहर जाने की। तो उनके डिफेंस काउंसिल ने उनको बोला कि हम 20 लाख का सिक्योरिटी देंगे, 50 लाख का देंगे, 1 करोड़ का देंगे, इतना बड़ा बड़ा सिक्योरिटी देने का, 2 सिक्योरिटी देंगे, ये सिक्योरिटी देंगे। कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दे। कोर्ट संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी, उनको छोड़ने के लिए कोर्ट तैयार नहीं। तो मैंने वैसे बगल में एक हमारे सीनियर सिटीजन जैसे बैठे हुए थे, तो बोले इतना आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारे क्या हिंदुजा बंधु शायद 2-3 भाई हैं जो मैंने अखबार में पढ़ा है। तो कोर्ट को बोलो कि एक भाई विदेश जाएगा, 2 भाई यहाँ जमानत में रहेगा इंडिया, फिर 2 जाएगा तो 1 आएगा, एक एक करके आएंगे जाएंगे, तो शायद कोर्ट छोड़ दे। तो ऐसा ही शायद उन्होंने कुछ बोला और उनको जमानत मिल गई, पासपोर्ट वीजा एक भाई का रिलीज हो गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन था। उसने जाके उनके जानने वाले ऐसा कुछ हुआ था, तो बाद में हमसे बड़ा प्रभावित हुआ और वो मुझे बड़े बड़े लोगों से, क्लाइंटों से मिलवाया। फिर मैं तुरंत ही वो सोनालिका ट्रैक्टर जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उनका मैं वकील बन गया। मैं बिरला जी का बहुत बड़ा काम किया। फिर मैंने बिरला ग्रुप का भी कुछ काम किया, उनका मैं बहुत अच्छा लॉयर साबित हुआ, उनके लिए बहुत काम किया। सोनालिका ट्रैक्टर के लिए मैंने काम किया। बड़ी बड़ी शराब इंडस्ट्री का हमको केस मिलने लगा। मतलब एक जो पर्चे हुआ, हर क्लाइंट से मैंने कभी फीस नहीं मांगा। तो मतलब अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो ये होने लगा। आपने एक्चुअल क्या पूछा था? किसका टर्निंग पॉइंट लाइफ का? हाँ, टर्निंग पॉइंट बता रहा था। तो मेरे को वहाँ वो ये लगा, ये हमको अपनी इस खूबी के बारे में उन्होंने बताया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है और आप मेरे यहाँ नौकरी कीजिए। हाँ, आप मेरे यहाँ नौकरी कीजिए। उस समय जब हमारे पास 4 रुपया 5 रुपया मिलते थे कभी कभी, उसमें उन्होंने हमको 50,000 रुपया पर मंथ देने का कमिटमेंट किया। मैं उनके बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे, कनाट प्लेस में, अंबादीप में शायद उनका ऑफिस था। मैं वहाँ गया भी तो उन्होंने बोला 50,000 रुपया महीना देंगे और आपको एक कार भी देंगे। तो मैंने बोला सर, कार तो हमको चलाने आता नहीं है और मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के यहाँ रहता था, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ, और 50,000 रुपया को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे तो प्रैक्टिस भी कम हुए हैं और मेरे को कमर्शियल या ईडी का या सीबीआई का ऐसे बड़े केसों को मैंने कभी हैंडल किया नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, इसलिए हमको 50,000 रुपया आप मत दीजिए। तो बोले फिर क्या दें? मैंने बोला सर हमको आप 50 रुपया दे दीजिए, वो जूते उते मेरे पुराने हैं, मैं गांव से लेके आया हूँ, नए जूते खरीद लूंगा अगर खुश है तो बोले नहीं आप मेरा ज्वाइन कीजिए और मैं आपको पैसे दूंगा। हम बोले सर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ 2000 किलोमीटर दूर से और 1000 किलोमीटर से गाँव से। तो मैंने उनकी नौकरी नहीं की, लेकिन जब भी वो कोई काम बोलते थे तो मैं काम करता था और मैं फीस नहीं लेता था। हम बोला था कि छोटा काम है। तो पैसे के प्रति वो मेरे ऊपर रिलाई करने लगे कि मैं पैसे के प्रति ईमानदार हूँ। फिर वो मेरे को रेफर करने लगे। इसी में क्या हुआ, एक बार एक चीटिंग का केस आया। वो चीटिंग हमारे ख्याल से उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उस समय मेरे पास 100-200 रुपया हुए थे। उसके बाद मेरी फीस अचानक 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया पर अपीयरेंस में 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक चार्ज करने लगा अपने शुरुआती दिनों में। क्यों करने लगा? क्योंकि एक चीटिंग का मुकदमा था और चीटरों का एक गैंग था। उसमें कई मिनिस्टर शामिल थे, कुछ आईपीएस अफसर थे, कुछ बीएसएफ के जवान थे। बहुत चर्चित केस था। वो केस था नागमणि का, कि नागमणि दिखाकर और चीटर की आप लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। तो कई बड़े इंडस्ट्री को उन्होंने चीट किया था और कई बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी को एक से वो 50-50 करोड़ का चीट करते थे। उनका मोडल ऑपरेंडी ये था कि मैं नाग पंचमी के दिन नाग आएगा और बांसुरी बजाया जाएगा, नाग के मुंह से एक मणि निकलेगी, वो मणि उसको दिखाते थे। फिर मणि को टेस्ट कराते थे नागमणि को, और पहले एडवांस ले रहे थे 2 करोड़। फिर वो कोई यूरेनियम की कोई कंपनी थी, वो विदेशों में साइंटिस्ट से टेस्ट उस करा के एक मॉडल अप्रेंटिस मतलब चीट करते थे। और हुआ यूं कि उस चीटिंग में एक दो हमारे ख्याल से कुछ बड़े अधिकारी भी थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, मेरे को याद आ रहा है, और कुछ मतलब कुछ बीएसएफ।
हाँ, कई अधिकारी, मिनिस्टर और बड़े बड़े संत महात्मा भी इन्वॉल्व थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जिनके वो लोग पैर छू के पूजा करते हैं। सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि उनकी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 कोर्ट से खारिज हो गई। उन्होंने दूसरा बेल लगाया, हाँ एक आईपीएस भी था उसमें, करेक्ट। दूसरा बेल लगाया, वो भी बेल खा, तो बार बार बेल उनकी खारिज हो रही थी। और जो मेन चीटर थे वो भाग के नेपाल चले गए थे, वो दोनों अरेस्ट नहीं हो रहे थे। इधर सारे आईपीएस वगैरह का जो बड़े अधिकारी मंत्र और बड़े बड़े संत थे, एक दो बड़े महात्मा जर्मनी भाग गए थे उस केस में, और बहुत बेचैन थे। किसी लोगों को पता ही नहीं एफआईआर में उनका नाम है कि नहीं है। तो एक मेरे पास कोई आया क्लर्क टाइप का आदमी, उसने बोला सर इसकी एफआईआर निकाल दो, ये स्पेशल क्राइम ब्रांच में पटेल नगर में ये मामला चल रहा था। तो बोला यार एफआईआर निकाल दो वकील साहब, पांडे जी एफआईआर निकलवा दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। तो हम बोले यार 5,000 में मैं पूरा मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ, ये एफआईआर के लिए 5,000 दे रहा है। तो मैंने बोला 5,000 पक्का दे दोगे? रात के 8 बजे रहे थे। तो बोला हाँ दे देंगे। मैं 8 बजे घर से निकला, 9-10 बजे तक मैं थाने पहुंचा। कहीं कोई मेरी जान पहचान नहीं, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी उस समय। मैंने जैसे तैसे करके थाने से बात करके एफआईआर निकाला, उसको दिया। उसने मेरे को 5,000 कमिटमेंट किया था, उसने मेरे को दिया 10,000 रुपया। तो मेरे को लगा यार मेरी तो लॉटरी निकल गई। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, किसी पे एफआईआर निकालने के लिए हमको 10,000 रुपया दिया। वो बोला एफआईआर जरा पढ़ के बताओ, वो ये भी इसी 10,000 में इंक्लूड है। हाँ 5,000 एफआईआर निकालने के लिए, 5,000 पढ़ने के लिए। मैंने बता दिया एफआईआर पढ़ के कि ये आदमी इसमें एक्यूज है और इनका नाम है। तो अगले दिन वो फिर मिला, बोला यार मेरे क्लाइंट तुम संतुष्ट है, तुम ही वकालत करो, उनकी बेल कराओ। कितना लोगे बेल का? तो मेरे को लगा कि मैं 20,000 बोलूँ, 50,000 बोलूँ, कितना बोलूँ। तो उसने अपने आप बोल दिया कि तुम बेल एप्लीकेशन लगा दो, मैं 5 लाख दूंगा। तो मैं डर गया, बोले 5 लाख मैं रखूँ कहाँ, मेरे पास उतना बड़ा पर्स भी नहीं था और उतना बड़ा घर भी नहीं था, मैं दूसरे के यहाँ रहता था और जमीन पे मैं सोता था। तो मैं बोला ये 5 लाख दे देगा क्या वाकई में ये? तो बोला यार अभी तुम दो। अगले दिन फिर आया, बोला 10 लाख दे रहे हैं, 2 का बेल करा दो। तो बोले 5 लाख तो मैंने पूरे का बोला था। तो मेरे को विश्वास नहीं कि मजाक कर रहा, क्या कर रहा है। तो बोले यार पैसा मैं रखूँगा कहाँ, तुम हमारे बैंक में डाल दो। तो बोला चलो बैंक में डाल लेते हैं। मैंने बोला बैंक अकाउंट ही नहीं था उस समय मेरे पास, मैं तो नया नया दिल्ली आया था, बैंक अकाउंट भी नहीं था। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2-4 उसकी फॉर्मेलिटी होती। खैर मैंने बैंक अकाउंट तो खुलवा लिया जल्दी से। तो बैंक अकाउंट वगैरह मैंने खुलवा लिया। तो उसने बेल ऑर्डर, मैं बोला बेल ऑर्डर देखें। तो बेल ऑर्डर देखा तो मैं सोचा अब किसी सीनियर के पास जाऊंगा। एक सीनियर के पास मैं गया, मेरे जानने वाले थे। तो बोले ले आओ 10 लाख में से तुम 8 लाख हमको दे दो और 2 लाख तुम रखो, मैं इसकी बेल करा दूंगा। मैं बोला कि इसमें सर बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट अपीयर हो चुके हैं और जो बार काउंसिल के नेता भी इसमें अपीयर हो चुके हैं। बेल इसकी 1 बार 2 बार नहीं 4 बार खारिज हो चुकी है। तो बोले मेरी गारंटी है। तो बोले गारंटी दे बोल देंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ गारंटी। फिर मैं बोला कि यार 10 लाख तू दे दोगे मैं ले लूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, इसलिए पैसा आप ले जाओ, मेरे से नहीं होगा। फिर उसके क्लाइंट का फोन आया, उसका क्लाइंट कहीं नेपाल भाग गया था सारे, क्योंकि वो करोड़ों का मामला था, मतलब 20-25 करोड़ से ऊपर की चीटिंग थी वो, जिसमें 2-3 करोड़ रुपया पुलिस रिकवर कर चुकी थी। 2-3 आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और पैसे की रिकवरी थी, चीटिंग की रिकवरी थी, चीटिंग अमाउंट की रिकवरी थी और 3 एक्यूज का बयान था कि चीटिंग हुआ है, इसलिए बेल होने की संभावना थी नहीं। हमारे ख्याल से वो कुल मामला मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन 23-24 करोड़ का था। हमारे 23 करोड़ का था, एग्जैक्टली फिगर नहीं आ रहा बट करोड़ों का था। अब इनकी बेल कैसे हो? तो मैं बोला मैं फीस क्यों शेयर करूं सीनियर, जब कोई सीनियर नहीं करा पाया और क्लाइंट कह रहा कि हो चाहे ना हो आप कोशिश कीजिए। तो मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में, और मैंने एक वही टाइपिस्ट से मैंने बोला कि यार बेल तो हुआ नहीं है, तुम क्वेसिंग लगा दो, इस केस को ही खत्म करते हैं। तो मैंने जो अपराधी हैं एक्यूज उनसे मैंने बोला यार तेरा बेल तो हुआ नहीं, 4 बार बेल एप्लीकेशन, मैं इसको क्वेस कराता हूँ। तो बोला वकील साहब पगला गए हैं क्या, क्वेस कैसे होगा, सर बेल तो हो ही नहीं रहा, तुम क्वेस कैसे करा दोगे, हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमने क्वेश्चनिंग का एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी था उसमें लगाया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी बोला कि मिस्टर काउंसिल इसमें तो बेल नहीं हुआ, आप क्वेश्चन कैसे लगा रहे हैं, डू यू नो द चीटिंग अमाउंट? बोला चीटिंग अमाउंट इज ऑलमोस्ट 23 करोड़। तो बोला चीटिंग हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको क्वेश कर दीजिए। तो बोला पैसे की रिकवरी है। मैंने बोला अगर चीटिंग अमाउंट है तो मैंने बोला कोर्ट में सर 320 सीआरपीसी में
मैं 2-3 सेक्शन पढ़ के लाइब्रेरी में गया था, किताब तो होती नहीं थी मेरे पास, तो मैंने 2 ही सेक्शन पढ़ा था। एक 420 क्या होता है और एक 482 में हाई कोर्ट के पावर क्या है, और ये केस खत्म हो सकता है कि नहीं बिना इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के। तो 320 सीआरपीसी मैंने पढ़ा, उसमें ये था कि विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, क्योंकि चीटिंग जो है 2 आदमी के बीच का मामला है, 2 इंडिविजुअल के बीच का मामला है, ये दोनों मिलकर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट अगेंस्ट नहीं है, ये मर्डर नहीं है, डकैती नहीं है, रेप नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि ये कैसे केस होगा, हम उसे कंपाउंड कर दीजिए। तो बोला 23 करोड़ का चीटिंग है, 23 करोड़ अपने क्लाइंट से बोलो जमा करने के लिए। हमने बोला सर जो चीटिंग हुआ है 23 करोड़ मैं जमा करवाता हूँ, आप बेल दीजिए। कोर्ट ने बेल दे दिया हाई कोर्ट से। कोर्ट ने बोला कि बेल इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू डिपोजिशन ऑफ चीटेड अमाउंट। तो मैं तो खुश हो गया यार कि तो बेल तो हो गया। हमारे साथ क्वेश्चन बाद में होगा, मीनवाइल आप एंट्रीम बेल दे दीजिए ताकि वो आगे कोर्ट में पैसे जमा कर पाए, और पुलिस उनको अरेस्ट ना करे तो एंट्रीम प्रोटेक्शन दे दीजिए। कोर्ट ने उनको एंट्रीम प्रोटेक्शन दे दिया दिल्ली हाई कोर्ट से। और जस्टिस अग्रवाल थे, मैं जज साहब का नाम याद है, शायद एस अग्रवाल नाम था। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अग्रवाल थे, उनके कोर्ट में, और मैं ही बहस कर रहा था अकेले। तो जब मैं बहस करके बाहर निकलने लगा तो नहीं, तब तक लंच हो गया। तो जज साहब ने आधा ऑर्डर लिखवा दिया था। तो मैंने बोला सर कि ये 23 करोड़ जमा करा देंगे सर, मेरे क्लाइंट से पूछने दीजिए कि वो कब जमा कराएंगे, क्योंकि मैं एज एडवोकेट कमिटमेंट कर लूँ, ना जमा कराए तो मैं क्या करूंगा। एक बार हमको क्लाइंट से पूछने की परमिशन दीजिए। रियली दैट मोमेंट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि कोर्ट में इतनी स्किल्स मैं पता नहीं कैसे मैं अपने आप कर रहा था, क्योंकि मेरा कोई गुरु भी नहीं था, भगवान ही गुरु थे। तो फिर लंच के बाद मैंने अपने जो मेरा जानने वाला था उससे मैंने क्लाइंट से पूछवाया कि बताओ 23 करोड़ जमा करेंगे। तो क्लाइंट ने क्या बोला फोन के ऊपर कि वकील तुम्हारा पागल हो गया है। अरे हम लोग मासूम आदमी थोड़े हैं कि गलती से चीटिंग कर ली है, हम तो चीटर हैं ही, पैसा कहाँ देना है, पैसे वैसे नहीं देने हैं। उनको बोलो 10 लाख के बदले 25 लाख फीस देंगे, लेकिन चीटिंग हम गलती से थोड़े फंसे हैं, चीटिंग तो हुआ है। तो हम बोले फिर पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोला पता नहीं चीटिंग का अमाउंट कौन ले गया, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग मेन चीटर नहीं है। जो हमारे क्लाइंट थे वो बोला कि हम लोग तो खुद ठगी का शिकार हो गए, हमको तो जाल में फंसा दिया गया है, एक्चुअल चीटर तो कोई और है, वो साउथ इंडियन है, एक वेस्ट बंगाल का है, हम लोग गलती से फंस गए हैं, एक बहुत बड़े संत भी फंस गए हैं, ये सब चीटिंग के रैकेट का शिकार हो गए हैं, हम लोग एक्यूज बन गए से हम 20-25 लाख रुपया और दे देंगे हम, लेकिन हमारी बेल करा। लंच के बाद में दोबारा कोर्ट में गया, तो मैंने जज साहब से बोला कि सर मेरे क्लाइंट पैसा तो डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन चीटिंग हुआ है कि नहीं एक इशू ये भी है। इसलिए जो कंप्लेनेंट है जो कह रहा है 23 करोड़ का चीटिंग हुआ है, हो सकता है चीटिंग 2 करोड़ का हो सकता है चीटिंग 1 करोड़ का हो, तो आप उसको बोलिए कि आईटीआर फाइल करे कि उस डेट में उसके पास 23 करोड़ का कैश था, उस पर्टिकुलर डेट में उसके पास 23 करोड़ का कैश था, ये वो कल फाइल कर दे, फिर हम 23 करोड़ जमा करा देंगे, और नहीं तो बेल कैंसिल। जज साहब ने ऑर्डर में लिखवा दिया कितने दिन के अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कीजिए जिसमें 23 करोड़ का आपका घर में कैश था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद मैटर ओवर हो गया, हम लोग कोर्ट से बाहर आए, और वो सारे जो कंप्लेनेंट हैं किसके पास 23 करोड़ का कैश होता है, होगा भी तो कहाँ कोई इनकम नहीं दिखाता है। बड़ा लास्ट में मामला कोई दिखा नहीं पाया, ये मामला कंप्रोमाइज हो गया, ये मामला ही खत्म हो गया, दोनों पार्टी ने सेटलमेंट फाइल किया, पता नहीं दोनों पार्टी के बीच में क्या बात हुआ, हमारे यहाँ चीटिंग हुआ ही नहीं था या हुआ था, जो भी स्टोरी था, मतलब मैटर अल्टीमेटली बहुत पुराना केस है, अल्टीमेटली सेटल हो गया और केस क्वैश हो गया। तो जब क्वैश हो गया तो उन्होंने हमको 20 लाख फीस दिया। उसके बाद फिर पूरे इंडिया के चीटर आने लगे, फिर जहां भी कोई चीटिंग का केस सब मेरे को पकड़ने लगे, और पुलिस घूमने लगी, पांडे ये चीटर है, आया है क्या आपके पास। फिर मैंने बोला चीटर का केस छोड़ दिया। फिर मैं ऐसे केसों का, किसी ने किसी का मकान जबरदस्ती हड़प लिया है, किसी ने सेल डीड गलत कर दिया चीट करके, ए का मकान बी ने बेच दिया, बी का मकान सी ने बेच दिया, फिर से बहुत प्राइवेट केस आने लगे मेरे पास। तो मैंने किसी में फीस नहीं मांगा, मैं पूरी बात सुनता था, उनकी कागज देखता था, जहाँ चीटिंग हुआ है, जैसे किसी ने बोला कि मेरा मकान धोखे से बेच दिया,
मैं मकान गया, मकान देखा क्लाइंट के साथ, और रजिस्ट्री के ऑफिस गया, रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं, वहाँ उनका अटेंडेंस है कि नहीं, रजिस्ट्री के पहले एक टोकन कटता है, वो टोकन कटा है कि नहीं, सेलिट का लैंग्वेज क्या है, बैंक उनके साथ जाता था, बैंक का ट्रांजेक्शन निकलवाता था, वो पूरा मैं इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे करके और तब मैं बहस करता था। तो फिर मेरे पास प्राइवेट क्लाइंट और कॉर्पोरेट के काफ़ी केसेस मिलने लगे, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े, मैं बताऊं कोविड में वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। कोविड के टाइम में कोविड के टाइम में मैंने लगभग 900 करोड़ के केस किए ऑनलाइन, और सब में मैं जीता, एक भी केस में नहीं हारा। एनसीएलटी, एनक्लेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते, हाँ एक भी केस में आया, क्योंकि मैं केस पे बहुत रिसर्च करता हूँ। मैं लिमिटेड केस लेता हूँ, और जो लेता हूँ उस पर इतना रिसर्च करता हूँ, एक ही केस को आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार नई नई बातें मालूम। आप किसी आदमी से मिलो, एक और बात बोलता हूँ, अंडरलाइन करो, एक बार किसी आदमी से मिलो, आप उसका स्वभाव नहीं समझ पाएंगे, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, हर बार वो एक नया आदमी लगेगा, और एक बार उससे लड़ाई कर लो, जब वो क्रोध में आएगा ना तो उसका असली नेचर समझ में आएगा। वो क्रोध में आएगा तो गाली पकड़ने लगेगा, अजीब अजीब बातें बोलने लगेगा, तो असली नेचर समझ में आएगा। तो केस को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई बातें सामने आएंगी, और उतनी बार आप नए स्किल के साथ केस जीतने का स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो। तो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में यही था कि मेरे को एक केस मिला जिसे मैंने बहुत मेहनत किया। मैं रातों को सोया नहीं, 11 बजे 12 बजे नहीं, मैं 2-2 बजे रात तक पढ़ता था, फिर सुबह उठ के फिर पढ़ता था, फिर कोर्ट जाता था, कोर्ट में कौन बैठ रहा है। मैं ये जब ये मेरे को पहला चीटिंग वाला केस मिला, तो मैं कोर्ट में गया, जज साहब के पास देखा कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट करते हैं, उनका मूड क्या है कोर्ट का, वो कब डांटते हैं, कब नाराज होते हैं, कैसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, किस वकील को तरजीह, किस क्वेश्चन से वो भड़क जाते हैं, कब इरिटेट होते हैं, कैसे बोलना चाहिए। वो ज्यादा सफाई देने पे वो जज साहब नाराज हो जाते थे। मैंने सफाई दिया ही नहीं आर्गुमेंट पे। हमने बोला हो सकता है सर चीटिंग किया हो, मैं वकील हूं, मैंने नहीं देखा चीटिंग किया कि नहीं दिया, लेकिन अगर चीटिंग किया भी तो कंपाउंडेबल है, ही इज रेडी टू रिटर्न दैट वेरी अमाउंट। कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई, फैक्ट पे बात करी और एक जेन्युइन बात किया। जब आप जेन्युइन बात करेंगे ना तो कोर्ट को भी समझ में आएगा। जैसे एक और टर्निंग बताता हूँ, एक केस था 376 रेप का, उसमें मैं अक्यूज की तरफ से गया। अक्यूज शायद 3-4 महीने से जेल में था, 6 महीने से। मैंने आर्गुमेंट किया तो मैंने बोला सर कि हो सकता है इसने रेप किया हो सकता है नहीं भी किया हो, बट एक स्टोरी है, एलिगेशन है लेडीज का, और लेडीज के स्टोरी में कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। वो लेडीज ये बोल रही है कि मैंने इसके साथ रिलेशन में थी, इसके साथ दोस्ती भी थी, फिर कर रही अभी मैं इसको माफ कर सकती हूँ, और ये तरह की बातें थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, लेकिन 4 महीने जेल में रह चुका है, उसको आप रिलीज कर दिए ताकि अपने मन का वकील कर पाए, अपनी आर्गुमेंट कोर्ट के सामने अपनी बातें लाए। अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो जेल तो जाएगा ही, लेकिन अभी बिना कन्विक्शन का वो जेल में किस लिए। मैं ये नहीं बोला कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि 2 तरह के आर्गुमेंट होते हैं, बेल के आर्गुमेंट अलग होते हैं और एक्विटल के आर्गुमेंट अलग होते हैं। मैंने एक्विटल का आर्गुमेंट नहीं किया बेल में, ये एडवोकेट को जानना चाहिए। जो आप बेल का आर्गुमेंट किए तो ये मत बोलिए सर मेरा क्लाइंट निर्दोष है, इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो कोर्ट बोलेगी निर्दोष है तो सिद्ध करो ट्रायल में, रहने दो जेल में। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। फिर मेरे को कई कॉर्पोरेट के केस मिले, और कॉर्पोरेट केस मिला, फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी एडवोकेट रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और फिर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी ब्रिटिश कोर्ट के मैंने कई सारे केस किए। ब्रिटिश कोर्ट क्वींसबरी डिवीजन के मैंने बड़े बड़े केस, 400-500 करोड़ के जो डिग्री होती थी ब्रिटिश कोर्ट में, उनको मैं इंडिया में एग्जीक्यूट कराता था। ये एक नया एरिया था, पहले हमको पता नहीं था कि ब्रिटिश कोर्ट, ये जो हेग कन्वेंशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि लंदन में ब्रिटिश कोर्ट में कोई डिग्री पास हो जाए, दुबई कोर्ट में कोई डिग्री पास हो जाए, तो उसकी ऐसे ही वैल्यू होती है जैसे इंडियन कोर्ट से वो डिग्री पास हुई। एक नया एरिया था मेरे लिए, तो फॉरेन डिग्री के एजुकेशन पे और फेमा पे मैंने काफी काम किया। ये मेरे लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था। कुल मिलाकर के सर, एक वकालत के जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी मिलते हैं जो हम आपसे सुन करके सीख पा रहे हैं। काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है सच्ची लगन जो आपको थी। अगर आप, जैसे आपने शुरुआती दौर की बात करी, उस टाइम आप वहां ना बैठे होते, वो आपने ना अपना शेयर किया होता आइडिया,
और उस तरीके से वो आपको ना बुलाते तो शायद ये कुछ भी नहीं हो पाता। ये भगवान भी रास्ता दिखाता है और हमारे को भगवान मौका देता है बहुत सारे टर्निंग पॉइंट का। बस ये है कि आपके अंदर वो क्रज होनी चाहिए। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें सुन के, बहुत अच्छा डिस्कशन। एंड में बस मैं एक हमारे जो लॉ लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जो जिंदगी भर उनके साथ रहे, एक ऐसी सीख जो हमेशा काम आए, छोटी सी सीख सर। देखिए, मैं यंग लॉयर से ये बोलाऊंगा, ये बोलना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो एक बात पक्का है कि वो एडवोकेसी स्किल सीखना चाहते हैं और उनके लिए सीख ये है कि आप कभी पीछे मत लौटना। आपको थोड़ी तकलीफें होंगी, आपको थोड़े परेशान होंगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, तो आपको 3-4 काम करना है। आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, लगातार मेहनत करना है, लोगों को वॉच करना है, कोर्ट को वॉच करना है और जजों को वॉच करना है। इसका ट्रेंड समझना है मार्केट, लीगल इंडस्ट्री के मार्केट का, और आप जरूर सफल होंगे। आप एक जो मैं सीख देना चाहता हूं कि आप एक बात याद रखो, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवोकेट का प्रोफाइल निकालो, जिसको भी आपको अच्छा लगता है। माननीय राम जेठमलानी जी का निकालो, फलीस नार्मन का निकालो, और कई एडवोकेट है टायर 1, टायर 2, टायर 3 लॉ फर्म के। हर बड़े एडवोकेट ने एक ही डिग्री लिया है, एलएलबी का और मैक्सिमम एलएलएम का, और वहीं पर उनका एनरोलमेंट है उसी बार काउंसिल में जहां आपका है। तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप किसी भी सीनियर की ये बात मत सुनो जब वो बोलता तुम कुछ नहीं पाओगे। जो कहता है कुछ नहीं बन पाओगे, उसको जवाब आपको जुबान से नहीं देना है, अच्छा साबित करके दिखाना है। कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो जेन्युइन हो। फर्जी कॉन्फिडेंस नहीं लाना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, नहीं। आपका कॉन्फिडेंस धरातल पर होना चाहिए। आप लगातार मेहनत करो, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ा एडवोकेट बन सकते हो। अगर एलएलबी किया है तो आप कमाल कर सकते हो। कमाल करने के लिए अगर आपको दूसरे से अलग बनना है, आप कई एडवोकेट देखेंगे, जो बहुत सारे एडवोकेट हैं जो 25,000 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन अगर आपको मस्जिद में घूमना है, जगुआर में घूमना है, महंगे मकान में रहना है, बड़ी बिल्डिंगों में रहना है, कुछ अलग हट के करना है, कुछ अलग बनना है, तो कुछ अलग हट कर काम करना होगा। 6 घंटा काम करेंगे तो सिर्फ आपको दाल रोटी मिलेगी। आपको 12 घंटे काम करेंगे तो आप दूसरे को भी दाल रोटी खिला सकते हैं। ऊपर उठना है तो 10 से 6 नहीं, 10 बजे रात से 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक मेहनत करना होगा। 6 घंटे से कुछ नहीं होगा, कम से कम 12 घंटे मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चुनेगी। गॉड ब्लेस यू।